heart rate. Fast heart rate usually greater than 100 beats per minute. ठीक है, अब इसकी ECG देखें आप, इसमें जो PQRS T बन रहे हैं वो नॉर्मल ही हैं, लेकिन RR के बीच में जो स्पेस है वो कम हो जाती है। जी स्क्रीन नहीं आ स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। अब ठीक है? नो सर। No, sir. नो सर। नो सर, अभी तक नहीं आया। अच्छा एक मिनट, आपको हम अभी देते हैं। एडमिट भी हो गए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट ना हो गया। वो सुशु ಮೇಡಮ್ ತಾರೀಖ್ ಬಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಸಟೋಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। अब हो रहा है शेयर आपके साथ? ठीक है, चलेगा। नो सर। No, sir. नो सर। अब अच्छा नो सर, शेयर नहीं हो रहा अभी तक में। अभी हो जाएगा। देखें अभी हो गया। ठीक है, अभी हो गया। जी सर, जी सर। यस सर। चलें ठीक है। तो टेकिकार्डिया इज हार्ट रेट ग्रेटर देन 100। ठीक है, और इसमें आप देखें कि PQRST जो है वो नॉर्मल है, बस दे आर उनके बीच में जो RR वेव के बीच में जो स्पेस है वो कम हो गई है। मींस के कंट्रैक्शंस जो हैं वो स्पीड अप हो गई हैं, बट देयर इज नथिंग एबनॉर्मल अबाउट द एक्शन पोटेंशियल डिपिक्टेड ऑन ECG। ठीक है, जो एक्शन पोटेंशियल हो रहा है वो नॉर्मल हो रहा है और ECG पे वो सही तरीके से PQRS कॉम्प्लेक्स ठीक तरीके से आ रहे हैं। दिस इज टेकिकार्डिया। ठीक है, अच्छा अब फिजियोलॉजिकली टेकिकार्डिया कब होता है? ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और Sympathetic stimulation. फीवर हो, Anemia में, blood एंजाइटी loss हो, anemia। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो, all these factors they lead to increase in heart rate, और फिर हम उसको टेकिकार्डिया बोलते हैं जब हार्ट रेट 100 से ज़्यादा बढ़ जाए। एंड नोट इट डाउन दैट फॉर ईच डिग्री Fahrenheit there is an increase of 10 to 18 beats per डिग्री ऑफ Fahrenheit टेम्परेचर राइज। ठीक है, जब आपका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री Fahrenheit बढ़ता है तो हार्ट रेट तकरीबन 10 से 18 तक जो है बीट्स पर मिनट वो बढ़ जाते हैं। ठीक है सर, फीवर की वजह से पैथोलॉजिकल नहीं होगा ये? फीवर देखें, फीवर इज अ साइन ऑफ पैथोलॉजी, बट इन इटसेल्फ ये है कि कार्डिक पैथोलॉजी तो नहीं है ना, कार्डिक पैथोलॉजी नहीं होती। ठीक है, वो एक सिम्टम है जो कि हमें फील होता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद योर बॉडी पार्ट्स, कोई इन्फेक्शन है या कोई इन्फ्लेमेशन है, जो भी है, बट लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कार्डिक पैथोलॉजी ही हो। तो अदर पैथोलॉजीज जो हैं वो हम कार्डिक पैथोलॉजी तो नहीं लेंगे। फीवर अगर है, आपका सोर थ्रोट है और उसकी वजह से फीवर हो रहा है, तो ओवरऑल आपकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब तो हो गई है, लेकिन इट इज़ विद इन रेंज। फीवर की अपनी एक रेंज है, जब उससे बढ़ जाती है तो फीवर तब पैथोलॉजी होता है, अदरवाइज इट्स एन अलार्मिंग साइन। अगर 104 से या 105 से बढ़ जाता है आपका टेम्परेचर तो देन फीवर इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम, अदरवाइज फीवर इज़ एन अलार्मिंग साइन। और ज़रूरी नहीं है कि आपका फीवर हो, बल्कि टेम्परेचर राइज भी हो सकता है। फिर आप गर्मी में बहुत ज़्यादा बैठे हों, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, वो हीटअप कर दे आपकी बॉडी को, एक्सरसाइज के बाद आपकी बॉडी हीटअप हो जाए, तो तभी तो आपका टेम्परेचर रेज होता है ना। ठीक है जी सर, थैंक यू। अच्छा, और अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि इन कंडीशंस में फिर टेकिकार्डिया हो कैसे जाता है, मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है सिंपली कि जब भी ये टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, तो ऐसे नोड में भी मेटाबॉलिज्म तेज होगा, तो दैट विल लीड टू टेकिकार्डिया। ठीक है,
और इसी तरह एंजाइटी में और सिंपैथेटिक टोन और एक्सरसाइज में मेटाबॉलिज्म एक्सरसाइज में बढ़ जाता है एंजाइटी में, और अगर फ्लाइट और फाइट वाली सिचुएशन हो तो उसमें सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है, विच विल डायरेक्टली अफेक्ट एसओ नोड एंड दिस विल लीड टू राइज इन योर हार्ट रेट. आई होप इट्स क्लियर. Okay, bradycardia means a slow heart rate, usually less than 60 beats per minute. So the normal range is from 60 to 100. अगर 100 से ऊपर होगा तो tachycardia होगा, 100 से नीचे होगा तो bradycardia होगा. ठीक है. अब फिजियोलॉजिकली ब्रेडिकार्डिया कब होता है? एथलीट्स में होता है. हाँ, एथलीट्स में क्यों होता है? एथलीट्स में the heart is healthier than in normal individuals. So the heart performs more work in a single push than the normal hearts. ठीक है, जो नॉर्मल लोग होते हैं नॉन एथलीट्स में एक स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है उससे इनका स्ट्रोक वॉल्यूम कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है. सो इन लेसर बीट्स दे कैन डू एन इक्वल वर्क. ठीक है, दैट्स व्हाई उनकी जब बॉडी की रिक्वायरमेंट कम ही उस पे रेट पे ही पूरी हो जाती है, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ब्रेडिकार्डिया. अब यूँ समझ ले कि एक पहलवान आदमी जो है वो 2 बंदूक के बराबर काम कर रहा होता है. ठीक है, तो ये जो एथलीट्स का हार्ट होता है वो पहलवान होता है. स्ट्रॉन्गर, दे हैव गॉट अ स्ट्रॉन्गर हार्ट एंड दैट कैन वर्क मोर एफिशिएंटली देन दोज ऑफ द नॉर्मल पीपल. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर. रिस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया. साइनस एरिथमिया ये आज हम बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन एरिथमियाज एंड आई होप यू नो एरिथमिया. एरिथमिया मींस रिदम, नॉर्मल रिदम. एरिथमिया मींस एबनॉर्मल रिदम. ठीक है, और एबनॉर्मल रिदम्स कैन बी फ्रॉम SA node and they can be other than SA nodes. Rather most of them are other than SA nodes, but one of the rhythm arrhythmia is from the SA node which is normal. ठीक है, और उसको हम बोलते हैं साइनस एरिथमिया. क्या बोलते हैं उसको? साइनस एरिथमिया बोलते हैं. और इसके साथ हमने ये रिस्पिरेटरी से लिख दिया कि आपको याद रहे कि ये जो एरिथमिया होता है इट इज ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पिरेटरी साइकिल के साथ इसको हम कोरिलेट करते हैं. वी कोरिलेट इट विद द नॉर्मल रिस्पिरेटरी साइकिल. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द हार्ट रेट इंक्रीजेस एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द हार्ट रेट डिक्रीजेस. और उसकी रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड इट इज कि जो आपका रिस्पिरेटरी साइकिल है, रिस्पिरेटरी साइकिल जो है इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का जो रिस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन में जहाँ से वो कंट्रोल हो रहा है, तो वहाँ से सिग्नल जब जनरेट होते हैं तो दे आल्सो रीच दी कार्डियोवास्कुलर कंट्रोलिंग एरिया एज वेल. ठीक है, जो कार्डियोवास्कुलर एरिया को कंट्रोल कर रहा होता है तो वहाँ भी सिग्नल जाते हैं और उन सिग्नल्स के मुताबिक ही इनकी फिर मैनिपुलेशन होती है. सो ECG पे ये जो आपको रिदम में चेंजेस आती हैं विद इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, यू हैव टू सी देम. आप फिर अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें पेशेंट को तो आपको फिर पता होगा कि ये ECG जो थी वो एक्सपायरेशन के बीच में ली गई और ये वाली इंस्पिरेशन के बीच में ली गई. एंड वी डू इट ओवर हियर इन पावर लैब. पावर लैब पे जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, होपफुली आप आएँ और हम करें इसको, तो यू विल सी that during inspiration the heart rate increases and during expiration the heart rate decreases. We call it sinus arrhythmia or respiratory sinus arrhythmia. अच्छा, सर इसकी रीजन दोबारा बताएं कि क्यों इस तरह होता है? हाँ, इसकी रीजन जो है वो ये है कि जो रिस्पिरेटरी सेंटर है, जब वहाँ पे इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की प्लानिंग हो रही होती है या उसके सिग्नल्स जनरेट हो रहे होते हैं, तो दो सिग्नल्स आल्सो रीच the centers that control your heart rate and blood pressure. ठीक है, जो CVS का कंट्रोलिंग एरिया है वहाँ भी इनके कनेक्शंस हैं and through those connections the rate of heart beating is correlated with the rate of respiration. तो इंस्पिरेशन में वो ज़्यादा हो जाती है और एक्सपायरेशन में कम होती है. इसमें बहुत लंबी डिटेल डिबेट हो सकती है और स्टिल this is a theory. इस पे शायद अभी और भी फैक्ट्स आ जाएं
किताबों में जो हमारे लिखा है वो तो इतना ही है, रिसर्च में शायद इससे भी ज़्यादा नॉलेज हो. So at this level you need to know that sinus arrhythmia is a type of arrhythmia that originates from the SA node, and the SA node changes its frequency of producing action potentials with inspiration and expiration, and this is probably due to the influence of the respiratory center on cardiovascular center in the medulla. ठीक है, clear? जी सर. Okay, when the person breathes in, their heart rate increases, and when they breathe out, the rate decreases. More common in children than adults and tends to disappear as they get older. ठीक है, बच्चों में ये ज़्यादा prominent होता है. The PP interval will often be longer than 0.16 seconds when the person breathes out. ठीक है, during exercise, during expiration जो है वो PP interval बढ़ जाएगा. ठीक है, during exercise, लेकिन exercise के दौरान फिर ये जो tendency है ये ख़त्म हो जाती है. During exercise, for example, the heart rhythm tends to become more regular. फिर वो regular हो जाता है. इसकी अच्छा जी, फिर है sinoatrial blocks. We are having this chapter on mechanisms of arrhythmia. लेकिन आप के जो गाइडन में जो कंटेंट है उसमें उन्होंने different types of arrhythmias और वो conditions जो कि related हैं arrhythmias से वो सारी डिस्कस की हुई हैं. I've tried to cover not all but most important topics जो उसमें हैं वो कवर करने की मैंने कोशिश की है. So be alert. Once you get introduced to these terms, I hope cardiology will be, even cardiology, not cardiac physiology, all the cardiology will be easier for you than in future. आपको फिर खौफ नहीं होगा उससे कि ये क्या चीज़ें हैं और कैसे हो गई हैं. ठीक है. So sinoatrial block से आपको क्या मैसेज मिल रहा है? Sinoatrial block कुछ पल्ले पड़ रहा है आपके? साइनो का मतलब है ऐसे नोड. हाँ, एट्रियल ब्लॉक यानी साइनो एट्रिया से नीचे ब्लॉक है, कोई आ नहीं रही है चीजें. ठीक है, मतलब एट्रिया की डीपोलराइजेशन नहीं होगी. एवी नोड तक नहीं पहुंच रही. ठीक है, यानी ऐसे नोड से या फिर एट्रिया से एवी नोड तक सिग्नल्स नहीं आ रहे. ठीक, सर क्या सर मतलब जनरेट नहीं कर पा रहा सिग्नल्स? नहीं जनरेट हो रही हैं, आ नहीं रही. तो फिर सर एट्रियम डिपोलराइज भी नहीं होगा ना? नोट कर लें, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है. जनरेट नहीं होती ना, जो जनरेट नहीं होती ना, जब ऐसे नोड में प्रॉब्लम होती है तो उसको हम सिक्स साइनस सिंड्रोम बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? सिक्स साइनस सिंड्रोम. सिक्स साइनस सिंड्रोम. जो साइनस है वो आपका सिक हो जाता है ना, तो वहाँ से जनरेट नहीं हो रही थी, एबनॉर्मली जनरेट हो रही होती है, तो देन वी कॉल इट सिक्स साइनस सिंड्रोम. उसकी वजह से जो एरिथमिया होता है वी कॉल इट सिक्स साइनस सिंड्रोम. ओके सर. ठीक है, these terms if you get familiar to them everything will become very much easy for you. अब नीचे ECG को देखें क्या हो रहा है ECG में. देखिए RR वेव के बीच में ये डिस्टेंस बढ़ रहा है. सही. सर जब ये ब्लॉक हो गया है तो फिर बाकी डिपोलराइजेशन कैसे हो रही है? वो अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, आगे आगे देखेंगे क्या होता है. ठीक है, हम बताएंगे ना आपको. अच्छा, ये देखें, इसमें एक और चीज़ है. एक तो RR के बीच में जो है डिस्टेंस वो बढ़ रहा है, और देखिए क्या हो रहा है. और क्या है, एनी एब्नॉर्मलिटी जो पी वेव नहीं है. पी वेव जो है वो, हाँ पी वेव जो है वो गायब हो रही है. तो पी वेव का गायब होने का मतलब ये है कि वेंट्रिकल्स जो है ना, वो पहली जो यहाँ पे QRS कम्प्लेक्स है वो ठीक ठाक आई है. दूसरे में क्या है कि पी वेव ही नहीं आई. अब जो वेंट्रिकल QRS बना रहे हैं इसका मतलब ये कि किसी और फोकस से ये ले रहे हैं, या तो एवी नोड के अंडर ले रहे हैं या फिर कोई परकिंजी फाइबर्स इनको कंट्रोल कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं ना एक्टोपिक बीट. ठीक है, और एक्टोपिक पेसमेकर. तो अब इसको एक्टोपिक पेसमेकर कंट्रोल कर रहा है वेंट्रिकल्स को. ठीक है ना, पी वेव भी गायब हो गई है, मतलब एट्रिया से नहीं आ रही, कहीं और से ये जनरेट हो रही है डिपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स की. इसी वजह से इनका रेट भी कम हो गया है. डेफिनेटली ऐसे नोड जो है वो सबसे फास्ट होता है, उसके बाद फिर बाकियों के जो रेट्स हैं वो इनसे कम है. आई होप इट्स क्लियर नाउ. सर तो एक्टोपिक पेसमेकर भी क्या एट्रिया को डिपोलराइज नहीं करेगा? एक्टोपिक पेसमेकर एट्रिया को नहीं कर सकता क्योंकि वो तो कमजोर है. वो
एट्रिया की और ब्लॉक भी है, रिवर्स तो सिग्नल नहीं जा सकते, जो ऊपर से नहीं आ सकते तो फिर पीछे से कैसे जाएंगे? सर एट्रियल एट्रिया सिस्टम और में भी वेंट्रिकल्स सब के बीच में प्रॉब्लम सेप्टम पड़ा हुआ है ना, उनके बीच में जो कनेक्शन है दैट इज ओनली थ्रू दी एवी नोड, और फिर ये जो कंडक्शन सिस्टम है आपके उसी के थ्रू है आपका कनेक्शन सारा। Okay, sir. सर जी जी। सर इनकी ब्लॉकेज कैसे होती है? अच्छा, एक पहला क्वेश्चन ये आया है कि इनकी ब्लॉकेज कैसे होती है। ब्लॉकेज ऐसी होती है कि देखिए आपके नोड्स खराब हो गए हैं, ठीक है, जो कि इम्पल्स जनरेट करे, ऐसे नोड हो गया खराब, एवी नोड हो गया खराब, या इनके बीच में जो इंटरनोडल फाइबर्स हैं वो हो गई कहीं पे ब्लॉक। नीचे आप देखें वेंट्रिकल्स के बीच में हो जाता है, आपके राइट बंडल ब्रांच में ब्लॉक आ गई है। और ब्लॉक किस वजह से आते हैं? ब्लॉक इस वजह से आते हैं कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो गई है, इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है, स्कैरिंग हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, जिसके बाद स्कैरिंग हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल, इवन मैकेनिकल कंप्रेशन हो गई है, कोई ट्यूमर हो गया है। सो ऑल दीज फैक्टर्स दे लीड टू ब्लॉकेजेस, ठीक है। मतलब वहाँ पे भी जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसको भी तो बीमारी लग सकती है ना, तो उस वजह से ये हो जाता है, ठीक है। नाउ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में इंटरमिटेंटली क्या होता है? इंटरमिटेंटली क्या? इंटरमिटेंट ब्लॉक्स आते हैं, यानी कहीं पे ब्लॉक्स होंगे थोड़ी देर के लिए, फिर गायब हो जाते हैं, फिर नॉर्मल होता है, फिर ब्लॉक्स आ जाते हैं, ठीक। और सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है? फर्स्ट डिग्री में देखें सिग्नल्स स्लो हो गए हैं, रुके नहीं हैं, सिग्नल्स स्लो हो गए हैं, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल हो गया है। ये पीआर इंटरवल जो है प्रोग्रेसिवली वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। और प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल है, और फाइनली क्या होता है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन ही जाता है। अब इसमें सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में देखें आप पी वेव, फिर उसके बाद क्या है? दोबारा पी वेव आई है, बीच में से सिग्नल्स पास ही नहीं हुए वेंट्रिकल्स की तरफ, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बने नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मिस्ड बीट। क्या बोलते हैं? मिस्ड बीट, ठीक है। तो मिस्ड बीट्स आ रही हैं इसमें, यानी बीट्स मिस हो जाती हैं, वो वेंट्रिकल्स की तरफ पहुंचती नहीं है। तो पार्शियल कंप्लीट ब्लॉक्स आ रहे हैं इसमें। क्या आ रहे हैं? पार्शियल इंटरमिटेंट कंप्लीट ब्लॉक्स, सॉरी, इंटरमिटेंट कंप्लीट ब्लॉक्स आ रहे हैं। दो एरोज नहीं जा रहे, एक एरोज जा रहा है, यानी दो सिग्नल्स जो है वो पास नहीं हुए वेंट्रिकल्स की तरफ, एक हो गया है। फिर यही कंडीशन है, दो नहीं हो रहे, एक हो गया है। समझ आई आपको? देखिए फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में मिस्ड बीट्स नहीं होंगी, सिग्नल्स पास हो ही जाएंगे चाहे स्लो ही क्यों ना हो। ये बात समझ आई आपको फर्स्ट डिग्री की? और सेकंड में ये होगा कि कुछ बीट्स मिस होंगी, ठीक है ना। सर ये फर्स्ट और सेकंड डिग्री ब्लॉक दोबारा बताएं। फर्स्ट डिग्री में ये होता है कि देयर इज ओनली द प्रोग्रेशन ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम एसए नोड टू द एवी नोड इज स्लोड डाउन, उसको रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, स्लो हो जाता है, ठीक है। लेकिन पास होंगे, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, कहीं पे मिस बीट नहीं होगी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में। यहां तक क्लियर है? यस सर। सर ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक किस वजह से है? वजह मैं आपको बताता हूँ, पहले जरा समझ लें, फिर सब तीनों की एक साथ ही आपको वजह बताता हूँ फिर कि कब कौन सी कंडीशन में कौन से ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी जी। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमारे पास पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में 1:1 होगा। एग्जैक्टली। और सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में पी वेव ज्यादा होगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रेशियो जो है वो वैसे नहीं होगी, क्यूआरएस कम होगा कंपैरेटिव टू पी वेव्स, यानी मिस बीट्स होंगी उसमें, इसको हम मिस्ड बीट बोलते हैं, ठीक है। बीट जो है वो बीच में कहीं कहीं पे गायब हो जाती है, ठीक है ना। तो सेकंड डिग्री में ये होता है कि पी वेव आएगी तो कुछ पी वेव जो है वो पास ऑन कर लेंगी सिग्नल्स, कुछ नहीं करेंगी, जो नहीं करेंगी तो उनका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। फर्स्ट डिग्री में पी वेव आएगी तो क्यूआरएस जरूर बनेगा, चाहे लेट ही क्यों ना बने, लेकिन बनेगा। लेकिन सेकंड डिग्री में पी वेव आई तो कुछ के लिए क्यूआरएस बनेगा और कुछ के लिए नहीं बनेगा, कंप्लीट ब्लॉकेज होगी
इंटरमिटेंटली कंप्लीट ब्लॉकेज होगी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, थर्ड डिग्री में क्या होता है? थर्ड डिग्री में ये होता है कि एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ जो सिग्नल है वो इंटरमिटेंटली नहीं बल्कि परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं। तो एट्रिया जो है वो ऐसे नोट के उस पे होगा, रिदम पे चलेगा, और वेंट्रिकल्स जो है वो उनका जो भी टॉपिक एवी नोड हो सकता है, अगर वो हेल्दी हो, नहीं हुआ तो परकिंजी फाइबर्स या कोई और फोकस कोई भी हो, तो वो उसके मुताबिक फिर उनकी वो शुरू हो जाएगी रिदम, उसी रिदम पे वो चलेंगे। ठीक है, उनका हार्ट रेट फिर उसी के मुताबिक होगा जो उनका वहाँ पे पेसमेकर सेट होगा। सो उसकी अगर हम ईसीजी देखें तो देखिए पी वेव्स अपनी मर्जी से बन रही हैं और क्यूआरएस कम्प्लेक्स अपनी मर्जी से बन रही है। क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस जो है वो अपने जो पेसमेकर है उसके मुताबिक उनका रेट होगा, और पी वेव का ऐसे नोट के मुताबिक होगा रेट। तो एट्रिया और पी वेव, हम इसमें ईसीजी को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन पी वेव एंड क्यूआरएस कम्प्लेक्स? नो, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन पी वेव एंड क्यूआरएस complex in third degree heart block. Since it's a complete heart block, no signals are passing from atria to the ventricles, so the atria are beating at their own pace and ventricles are beating at their own pace. Students को allow कर दो please. Hi, Mother Teresa is trying. चलें आपको वो कर देते हैं। किधर है? नहीं नजर आ रहे स्टूडेंट्स, कहाँ पे हैं? नो रिक्वेस्ट, मैसेज कर रहे हैं। रिक्वेस्ट नहीं है। अच्छा, अब आ गए हैं। चले ये हुआ एक। अच्छा, सो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, आगे चलें। जी जी सर एज यू हैव मेंशन कि हमारे पास एथलीट्स में हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ब्रेडिकार्डिया होता है ना, तो डेफिनेटली उनका जो आरआर इंटरवल है वो उसमें स्पेस ज़्यादा होगा। तो उसी तरह तो हमारे पास फर्स्ट डिग्री ब्लॉकेज में भी हमारे पास आरआर इंटरवल का स्पेस ज़्यादा हो जाता है। तो हमें ईसीजी को देखकर कैसे पता चलेगा दैट इट इज़ अ फर्स्ट डिग्री ब्लॉकेज और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ब्रेडिकार्डिया? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में पीआर इंटरवल ज्यादा होता है। ठीक है, पीआर इंटरवल भी साथ में ज्यादा होता है। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ? पीआर इंटरवल भी ज्यादा होता है बिकॉज पीआर इंटरवल शोज द टाइम। अच्छा सर, ये एक सीक्वेंस से होते हैं या किसी भी टाइम थर्ड हो सकता है, सेकंड हो सकता है? जी बच्चे, दोबारा बात, आप दोबारा पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? हेलो, मैं पूछ रहा हूँ कि जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है फिर सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, सर ये एक सीक्वेंस से होता है कि पहले फर्स्ट हो फिर सेकंड हो फिर थर्ड हो? नहीं, ऐसा नहीं है। बस जो ब्लॉक हो गया फिर उसी को हम क्लासिफाई करते हैं कि किस किस्म का ब्लॉक है। ठीक है ना? अभी हम इसकी काजेस को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा। थोड़ा सी इसकी काजेस को हम डिस्कस करेंगे। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन आल्सो कॉल्ड AFib or AF is a quivering or irregular heartbeat that can lead to blood clots, stroke, heart failure and other heart related complications. In atrial fibrillation, the upper chambers of the heart, the atria, beat irregularly instead of beating effectively to move blood into the ventricles. तो आपकी जो एट्रिया है वो वहाँ पे जो रेट है वो इरेगुलर हो जाता है और रादर दे स्पीड अप, और इसको हम बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। और यहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि वो ऐसा होता है जैसे कि वाइब्रेशन उसकी शुरू हो जाती है। हैप्पैज़िडली जो मायोसाइट्स हैं, कार्डिक मायोसाइट्स हैं, हर मायोसाइट जो है वो अलग से उसकी स्टिमुलेशन ऐसे हो जाती है कि वो अलग से कंट्रैक्ट कर होते हैं और वो इफेक्टिवली कंट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो इसको हम फिब्रिलेशन बोलते हैं। इसी तरह वेंट्रिकल में भी फिब्रिलेशन होती है।
वेंट्रिकल्स में जब डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिकल तो सारे जो सिंक्रोनाइज किस्म की उनकी डिपोलराइजेशन होती है वो नहीं हो रही होती, बस हर एक की अलग से एक एक्साइटेशन हो जाती है और वो सिंक्रोनाइज नहीं होती, जिसकी वजह से ये सिंक्रोनाइजेशन की वजह से इफेक्टिव पंपिंग नहीं होती। और एट्रियल फिब्रिलेशन इज नॉट दैट मच डेंजरस, ठीक है, जितना कि वेंट्रिकुलर है। अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आपको हो जाए तो व्हाट विल हैपन, you will face a circulatory insufficiency and that can lead to death within minutes, ठीक है, within minutes ventricular fibrillation से death हो सकती है। और एट्रियल फिब्रिलेशन जो है यू कैन लिव विद इट अनट्रीटेड, अगर हो तो फिर कुछ दिनों में ये फिर एट्रियल फिब्रिलेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, सो इट नीड्स टू बी ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। इसकी भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है ताकि टाइम पे हो जाए, सो दैट द थिंग्स डोंट शिफ्ट डाउन टू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। सो फिब्रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि मसल जो है वो अपनी जगह पे बस वाइब्रेट कर रहा होगा, इफेक्टिव पंपिंग नहीं होगी, इतना याद रखें। क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. अच्छा, फ्लटर क्या होता है? एट्रियल फ्लटर इज अ कार्डिक एरिथमिया कैरेक्टराइज्ड बाय एट्रियल रेट्स ऑफ 240 to 400 बीट्स पर मिनट। अब फिब्रिलेशन में इफेक्टिव बीटिंग नहीं होती, फ्लटर में बीटिंग होती है लेकिन बहुत हाई रेट पे, एंड द रेट वेरीज फ्रॉम 240 to 400 बीट्स पर मिनट। ठीक, अब देखिए इस ईसीजी में इस ईसीजी में देखें आपको वो पी वेव नजर आ रही है, कहीं कहीं पे नजर आ जाती है, नहीं है ना फिब्रिलेशन में? फिब्रिलेशन में नहीं आ रही, लेकिन आपको यहाँ पे फ्लटर में जो है वो फ्रीक्वेंट पी वेव्स नजर आएंगी और इतनी ज्यादा है कि यू कैन नॉट, वो एक कंट्रैक्शन के बाद दूसरी रिलैक्सेशन वाला टाइम इतना कम होता है कि वो बिल्कुल ही आप इसमें क्लोज हैं। हमें स्पाइक्स थोड़ी थोड़ी नजर आ रही हैं बट वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज देम एज नॉर्मल पी वेव्स। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने ये याद रखना है कि फिब्रिलेशन में तो हार्ट क्विवरिंग स्टेज में होता है, या उसकी जो है आप यूँ समझ लें कि वो वाइब्रेशन स्टेज में होता है, इफेक्टिव पंपिंग नहीं होती। और फ्लटर में जो है बहुत ही हाई स्पीड पे हार्ट बीटिंग होती है, पंपिंग तो कंट्रैक्शन तो उसकी हो रही है लेकिन इतनी हाई स्पीड में जब उसकी फीलिंग ही नहीं हुई होती तो फिर वो पंप क्या करेगा, ठीक है। तो उसकी भी पंपिंग कैपेबिलिटी जो है वो फ्लटर में भी कम हो जाती है, लेकिन फ्लटर जो फिब्रिलेशन वाली सिचुएशन है ये उससे कदरे बेहतर है, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सर आर्टेरियल फिब्रिलेशन में पी वेव डिस्टिंक्ट नहीं है तो फिर उसमें आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी? तो इतनी ज्यादा हो रही है ना कि उसको हमारी ये जो ईसीजी, यानी अगर हम उसको कोई बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव किस्म की ईसीजी मशीन लगा दें जो कि इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव हो तो वो शायद इन वेव्स को अलग अलग करके दिखा दे, लेकिन वो इतनी जल्दी हो रही है यार, 240 मिनट में हो रही है, तो वो बहुत ही, यानी हमें इस पे फिर उसको अप्रिशिएट करना मुश्किल हो जाता है। बनती है बट उसको अप्रिशिएट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सर इसमें डिफरेंस मुझे समझ नहीं आया फिब्रिलेशन में। डिफरेंस फिब्रिलेशन में ये है कि फिब्रिलेशन में इफेक्टिव पंपिंग होती नहीं है, यानी हार्ट एज ए यूनिट, एट्रिया एज ए यूनिट कंट्रैक्ट ही नहीं करते, बल्कि सारे मायोसाइट्स जो हैं वो अपनी अपनी मर्जी से उस वक्त उनकी वो हो रही होती है, एक्साइटेशन, डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, ठीक है। और फ्लटर में वो एज ए यूनिट काम कर रहे होते हैं लेकिन इतनी तेजी से करते हैं कि उनकी फीलिंग हुई नहीं होती और वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं, ये डिफरेंस है। ईसीजी तो आपको दिखाई है, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। देखिए इसमें फिब्रिलेशन में आपको पी वेव नजर आ रही है, कहीं कहीं पे आपको जहाँ पे नॉर्मल हो रही है, रिदम पे सिटिक हो रहा है, वहाँ पे आपको पी वेव नजर आ जाती है, अदरवाइज आपको पी वेव बनती हुई नहीं दिखाई देती क्योंकि वो एक्शन पोटेंशियल प्रॉपर्ली हो ही नहीं रहा। जिस एक्शन पोटेंशियल को ईसीजी ने पिक करना है वो तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। और इसमें देखें फिर आप
फ्लटर में, तो इसमें बहुत सारी पी वेव्स हैं जो कि बन रही हैं, 3-4 जो हैं वो आ रही हैं एक बीट में नॉर्मली, यानी एक सर्कल में एक आ रही है, तो इसमें एक जो आपका कार्डिक साइकिल है उसमें 3-3 4-4 पी वेव्स आ रही हैं, ठीक है ना। ये जो वेवी शेप आपको नजर आ रही है, ये किसकी है? ये पी वेव्स की है। इस वक्त ये याद रखें कि ये एट्रियल फ्लटर है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस अपने रिदम पे ही चल रहे हैं। प्रॉब्लम इज विद द एट्रिया ओनली, and if it gets transferred to the ventricles, तो फिर ventricles में प्रॉब्लम हो जाती है। And arrhythmia that starts in ventricle is called ventricular fibrillation. This occurs when the electrical signals that tell heart muscle to pump cause ventricles to fibrillate instead, ठीक है। और fibrillate वर्ड को आप वाइब्रेशन से वो कर लें कि वो एक चीज़ में टेंशन आ जाती है, अपनी जगह पे वो वाइब्रेट कर रहा होता है, लेकिन वो उसके फाइबर्स की शॉर्टनिंग नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। टेंशन तो बढ़ जाती है, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा होता है। Acquiring means that the heart is not pumping blood out to the body. In some people, ventricular fibrillation may happen several times a day. This is called an electrical storm. Because sustained ventricular fibrillation can lead to cardiac arrest and death, it requires immediate medical attention. और आपने यूजुअली देखा होगा मूवीज में, ड्रामाज में, या शायद आप पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया हॉस्पिटल्स में, कि जब वो होता है आपके ईसीजी वेव नीचे जो पैटर्न आ रहा है इस तरह की आनी शुरू हो जाती है, तो फौरन ही वो हम पेशेंट को इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। देखा होगा आपने। यस सर। उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं डीफिब बोलते हैं, डीफिब्रिलाइजेशन बोलते हैं। और उसका मैकेनिज्म ये है कि हम हार्ट को शॉक दे देते हैं, और उससे क्या होता है कि सारे के सारे जो मायोसाइट्स हैं वो एक साथ ही डीपोलराइज हो जाते हैं, और अगेन फिर वो अपनी रिदम पे उनके आने के चांसेस हो जाते हैं, वो आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हम जो लोकल जो करंट्स होते हैं हम उसको थोड़ा सा हाई वोल्टेज दे देते हैं ताकि वो लोकल करंट्स जो हैं वो सप्रेस हो जाएं, और इस करंट के अंडर जो है वो सारे डीपोलराइज हो जाएं। तो इसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीफिब्रिलाइजेशन और डीफिब। सर तो क्या ये ब्लड सही तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं करता? आपकी आवाज सही नहीं आ रही, दोबारा से पूछें। सर क्या ये ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं करता फिर वेंट्रिकल? हाँ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में ब्लड इफेक्टिवली पंप नहीं होता, एंड योर बॉडी गोज इनटू सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी, एंड इन विद इन मिनट्स यू कैन डाई, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। इसमें वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स नॉन सिंक्रोनाइज्ड वे में कंट्रैक्शन करते हैं। रिपीट करें क्वेश्चन को। सर ये जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, इसमें वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स जो होते हैं वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड वे में कंट्रैक्शन करते हैं। हर कोई अपनी उस पे बस वो डिपोलाइजेशन और रिपोलाइजेशन में होते हैं, दे कैन नॉट सिंक्रोनाइज टू गिव यू एन इफेक्टिव पंपिंग, ठीक है ना। सर जी सर, आपने कहा कि एट्रियल फिब्रिलेशन में भी हमारे पास पी वेव एब्सेंस होता है ना, और ब्लॉकेज में भी इसी तरह होता है, तो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लॉकेज एंड एट्रियल फिब्रिलेशन ऑन ईसीजी पेपर? देखिए, जो एवी ब्लॉक्स है ना, एवी ब्लॉक्स में हम पीआर इंटरवल वो ज़्यादा देखते हैं। तो पीआर इंटरवल अगर प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है, या फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फुली का फुली गायब भी हो जाए, तो उसमें फिर हम फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसको फिर हम वो करते हैं कि यार ये है, ये ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक की वजह से हो रहा है। अब ब्लॉक की वजह से एरिथमिया अगर हो रहा है तो एरिथमिया को हम फिर उसके रेट की उस पर देखते हैं कि रेट कितना है, आर इंटरवल कितना है, ठीक है। हम डिफरेंटली देखते हैं। अभी ब्लॉक्स को हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मैंने सेंसिटाइज किया। नाउ वील बी स्टडीइंग इट इन डिटेल इन कमिंग स्लाइड्स, ठीक है, जो स्लाइड्स आपके आ रही है। ओके सर। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, नोट दी प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। देखें पीआर इंटरवल को देखें, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ा? बढ़ा हुआ है ना। तो हमने पीआर इंटरवल की इंपॉर्टेंस क्या पढ़ी थी कि दिस टेल्स अस द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द सिग्नल अराइज फ्रॉम एसएनओ टू एवी नोड, है ना। अब यहाँ पे अगर ब्लॉक है, कोई रेजिस्टेंस है, तो दिस पीआर इंटरवल विल बी प्रोलॉन्ग। अच्छा, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है वो यूजुअली पैथोलॉजिकल नहीं होता, बल्कि
अगर आपकी वागल स्टिमुलेशन भी हो जाए और ड्रग्स हैं तो वो कर सकती हैं, दैट कैन प्रोलॉन्ग योर पीआर इंटरवल, जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो उसको एक्टिवेट करें। तो इट्स नॉट ऑलवेज पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल फिनोमेना में फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, ठीक है। और ये कंप्लीट ब्लॉक तो है ही नहीं, बस पीआर इंटरवल इसमें बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम एसए नोड टू एबी नोड दैट कैन बी ट्रांजिएंट, ठीक है। अब सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में जब हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि इंटरमिटेंटली कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, इंटरमिटेंटली, ठीक है, ये याद रखें कि इंटरमिटेंटली कंप्लीट हार्ट ब्लॉक्स आते हैं, परमानेंटली नहीं, इंटरमिटेंटली। कुछ कभी कभी कंप्लीटली सिग्नल नहीं आते वेंट्रिकल्स की तरफ, तो दैट लीड टू मिस्ड बीट्स, ठीक है, दैट लीड टू मिस्ड बीट्स, बीट्स गायब होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी दो टाइप्स हैं, एक है मोबिट्स टाइप 1 और दूसरा है मोबिट्स टाइप 2, ठीक है। मोबिट्स टाइप 1 में जो है वो पीआर इंटरवल प्रोग्रेसिवली पीआर इंटरवल जो है वो इंक्रीज होता रहता है, यानी देखिए 0.18 सेकंड्स है, फिर 0.24 सेकंड्स हुए, उसके बाद फिर एक मिस बीट हुई, उसके बाद दोबारा से 0.18 सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट क्या होना है 0.24 सेकंड्स, उसके बाद फिर एक मिस बीट आएगी, फिर जो है फिर 0.18 सेकंड, इस तरह। तो इसमें टाइप मोबिट्स सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की टाइप 1 में सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की दो टाइप्स हैं, जिनमें से टाइप 1 जो है उसमें पीआर इंटरवल जो है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता है, जबकि टाइप 2 में पीआर इंटरवल जो है वो कांस्टेंट रहता है और उसमें टाइप 1 ही की तरह मिस बीट्स आती हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोबिट्स टाइप 1 एंड टाइप 2 व्हिच आर एक्चुअली टाइप्स ऑफ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। समझ आ रही है आपको? तो नॉर्मल से तो प्रोलॉन्ग है ना, लेकिन प्रोग्रेसिवली इंक्रीज नहीं हो रहा। नॉर्मल आपका कितना होता है? 0.12 तक होता है ना नॉर्मल आपका, तो अब ये 0.8 है। नॉर्मल से तो प्रोलॉन्ग है लेकिन प्रोग्रेसिवली इंक्रीज नहीं कर रहा। लेकिन बीच में क्या हो रही है? हाँ जी, हाँ, परसिस्टेंटली इंक्रीज रहता है और उसमें प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा होता है, और मिस बीट्स दोनों में आएंगी। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में मिस बीट्स नहीं आती, उसमें सिर्फ पीआर इंटरवल जो है वो इंक्रीज करता है। सेकंड डिग्री में मिस बीट्स आती हैं और उसमें अगर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा है तो वो टाइप 1 है, और अगर परसिस्टेंटली रेज्ड है उसमें कोई इंक्रीज नहीं हो रहा तो दैट इज टाइप 2 सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। आई होप इट्स क्लियर नाउ। यस सर। इसमें यही है जो हमने डिस्क्राइब किया है। और अब ये ऊपर वाली सीजी में बताए ना ये क्या हो रहा है। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल हो रहे हैं, मिस बीट्स आ रही हैं, वेरी गुड। और पीआर इंटरवल जो है वो ऊपर वाला है ना वो है टाइप 1, हाँ। और नीचे वाला जो है वो है टाइप 2, उसमें पीआर इंटरवल नहीं चेंज हो रहा, मिस बीट्स दोनों में आ रही हैं। ठीक है, आप सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं ना इसको कि कैसे हो रहा है। टाइप 1 और टाइप 2 को अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय लुकिंग एट दी ईसीजी। यस सर। वेरी गुड। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है? पी वेव की अपनी मर्जी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की अपनी मर्जी होती है। पी वेव आर नॉर्मल बट नॉट रिलेटेड टू क्यूआरएस। पीआर इंटरवल की तो कोई बात ही नहीं है, जब उनकी सिचुएशन ही नहीं है तो पीआर इंटरवल की तो कोई अहमियत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट ब्लॉक ना, नथिंग रीचेस फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। Ventricles are beating at their own pace and atria are beating at their own pace. इस ECG को देखें आप,
पी वेव्स बन रही हैं। पी वेव जो होंगी उनका जब हम रेट निकालेंगे तो वैसे नोड पे निकलेगा, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस का जो बनेगा तो वो एक टॉपिक जो भी पेसमेकर है उसके मुताबिक बनेगा। सर सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की टाइप 2 और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या डिफरेंस है? सेकंड डिग्री में ये होता है कि स्टिल देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन पी वेव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। या तो परसिस्टेंट टीपीआर इंटरवल रेज होगा या फिर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई एसोसिएशन होती ही नहीं है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस की और पी वेव्स की। सर ईसीजी देख के हमें कैसे डिफरेंस पता चलेगा? टाइप 2 में भी बीच में क्यूआरएस मिस हो रहा है, कहीं पे वापस आ जाता है, और थर्ड डिग्री में भी कहीं पे क्यूआरएस गायब हो जाता है, कहीं पे भी आपको क्यूआरएस और पी जो है वो जुड़े हुए नहीं नजर आएंगे। ठीक है, और उसके रेट जब आप निकालेंगे ना, पी वेव्स का जो रेट निकालेंगे आप, तो वो आपको ऐसे नोड वाला मिलेगा, और जब आप क्यूआरएस वाला रेट निकालेंगे तो वो आपको अलग से लिखेगा। अब जो टाइप 2 है हार्ट ब्लॉक और टाइप 1 हार्ट ब्लॉक है ना, उसमें वो इंटरमिटेंटली ब्लॉक्ड होते हैं, तो उसमें कहीं कहीं भी आपको ठीक ठाक वेव्स भी मिल जाती हैं, ठीक ठाक रिदम भी मिल जाता है। ठीक है, वो बिल्कुल परसिस्टेंटली ऐसे नहीं हो रहा होता कि बस 37 वेंट्रिकल्स का जो रेट आ रहा है वो 37 परसिस्टेंटली आ रहा है, सारी की सारी वेव्स में आ रहा है, फॉर ऑल द ड्यूरेशन ऑफ द ईसीजी आ रहा है, और पी वेव का जो है वो 72 आ रहा है और परसिस्टेंटली सबका आ रहा है। अब उसमें जो है सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में और फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में ऐसे नहीं होता। उसमें आप अलग अलग से रेट आप नहीं निकाल सकते, सिर्फ आप उसमें ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक बीट मिस हुई है। सही है, दूसरी वेव इन्वर्टेड क्यों है? हाँ, ये तो हो सकता है कि नेगेटिव वेव हो ना कोई। अभी इसने मेंशन नहीं किया कि ये कौन सी है, लॉन्गिट्यूड है, कौन सी वेव है, एवीआर है, तो इस वक्त नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं देखना है, आपने बस कॉम्प्लेक्सेस को देखना है, पी वेव्स को देखना है कि कौन सी कहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, आप ईसीजी को जब भी आप हाथ में दें तो यू शुड बी नोइंग ना कि किसकी ईसीजी है, एज क्या है पेशेंट की, कंडीशन क्या है, उसके बाद यू कैन कमेंट ऑन दैट। तो और लीड कौन सी है, यहाँ पे तो मेंशन ही नहीं है कि कौन सी लीड है। अब इस पे हम ये कमेंट नहीं कर सकते। अगर ये हमें कह दें कि ये लीड 2 है और फिर उसमें नेगेटिव वेव्स आ रही हैं, तो फिर हम उस पे कमेंट करेंगे कि यार ये तो कुछ उल्टा है, कोई पैथोलॉजी होगी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। ये इसकी वो है, पी वेव्स आर प्रेजेंट विद अ रेगुलर एट्रियल रेट फास्टर देन द वेंट्रिकुलर रेट। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट विद अ स्लो वेंट्रिकुलर रेट। ठीक है, जब आप उनके रेट्स को देखेंगे, उनकी अकरेंसेस को देखेंगे, तो वो आपको लगेगा कि ये प्रॉपर दोनों का पी वेव्स का और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस का अलग अलग से इनका अपना एक रिदम है, जबकि सेकेंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में आपको उनका अलग अलग से रिदम नहीं दिखाई देगा। पीआर इंटरवल्स इंक्रीज हो सकते हैं या मिस बीट्स आ सकती हैं, लेकिन परसिस्टेंट ऐसी पी वेव्स आज़ादी से नहीं घूम सकती जिस तरह के टाइप थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में होता है। The P wave bears no relation to the QRS complexes and the PR intervals are completely variable. Some properly timed P waves may be conducted. कुछ थोड़ा बहुत अगर कनेक्शन रह गया हो तो शायद कोई एक आध आ जाए, लेकिन वो बाय एक्सीडेंटल हो सकता है। नॉर्मली आपको थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में कंसिस्टेंटली कोई नॉर्मल चीज़ नहीं नज़र आती। अच्छा, फिर है स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम। सर जी सर, जब हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकुलर की कंट्रैक्शन में कोई रिलेशन नहीं है, सो इज इट पॉसिबल कि हमारे पास वेंट्रिकल पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाए एट्रिया से? हाँ ना, ऐसे ही होता है, फिलिंग हुई हो या नहीं हुई हो, बस वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसी वजह से तो प्रॉब्लम्स बनती हैं। This discrepancy in the timing of contraction leads to circulatory insufficiencies. ठीक है ना? Thank you. अच्छा, Stokes-Adams syndrome or Adams syndrome is periodic fainting spell in which there is intermittent complete heart block or other high-grade arrhythmia that results in loss of spontaneous circulation and inadequate blood flow to the brain. It is characterized by an abrupt decrease in cardiac output and loss of consciousness due to transient arrhythmia, for example bradycardia due to complete heart block. अब हार्ट ब्लॉक्स की वजह से या कोई और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गई है या एट्रियल फिब्रिलेशन हो गई है,
उसकी वजह से सडनली आपके हार्ट ने पंपिंग कम कर दी है, और या वेंट्रिकल्स की तरफ यूजुअली इसमें होता ही है कि 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक के साथ ये एसोसिएटेड है। हम इसी पे इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। होता ही है कि 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक की वजह से तो सिग्नल्स वेंट्रिकल्स की तरफ आते नहीं, अब सडनली हार्ट ब्लॉक हो गया है, या आपको वो होता है फिर ट्रांजिटली जो है वेंट्रिकल्स, अब उनको कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा। अब वेंट्रिकल्स को कोई सिग्नल नहीं आ रहा तो वो फौरन से ना ये यानी अगर वो फौरन से विदिन 10 to 30 सेकंड्स अगर वो बीटिंग शुरू ना करे तो व्हाट विल हैपन? योर ब्रेन विल बी हैविंग नो ब्लड सप्लाई, इस्कीमिया हो जाएगा, द पेशेंट विल डाई। ठीक है, तो स्टोक्स एडम सिंड्रोम में वो फेंट आउट करेगा, और अगर परसिस्टेंट है तो विद इन अ मिनट द पेशेंट कैन डाई। तो ऐसी इसके पीछे फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी है कि ऐसे नोट पहले से उसको कंट्रोल कर रहा होता है, जिसकी वजह से एवी नोट सप्रेस होते हैं, बाकी जो भी नोट्स हैं जो भी वो हैं वो सप्रेस होते हैं, एंड दे टेक टाइम टू रीस्टार्ट। वो जैसे बिजली चली जाती है, आप जनरेटर लगाते हैं, जनरेटर लगाने में आपको टाइम लगता है, तो अगर वो टाइम बॉडी इसको एब्रप्टली स्टार्ट ना करे और या वो इतने सप्रेस्ड हो ऐसे नोट के जरिए कि वो क्विकली वेंट्रिकल्स को बीटिंग स्टार्ट ना करवाए, तो व्हाट विल हैपन? द रिजल्ट विल बी डेथ ऑफ द पेशेंट। दिस इज कॉल्ड स्टोक्स एडम सिंड्रोम। ठीक है, स्टोक्स एडम सिंड्रोम में या तो हो सकती है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, ठीक है, जिसको हम सिनकोपी बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, एंड इफ इट persists or the ectopic focus, जो ectopic focus है और ectopic pacemaker जो है वो जल्दी से काम नहीं करता तो the patient can die out of it. The attacks are caused by a temporary lack of cardiac output caused by the transient abnormal heart rhythm. Paroxysmal supraventricular tachycardia or atrial fibrillation has been reported as the underlying cause in up to 5% of the patients in one series. The resulting lack of blood flow to the brain is responsible for the loss of consciousness and associated fainting episode. अच्छा, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस जो है वो गाइटन ने डिस्कस की हैं। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस इज एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक फिनोमेना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ QRS complex amplitude or axis between beats and a possible wandering baseline. It is seen in cardiac tamponade and severe pericardial effusion and is thought to be related to changes in the ventricular electrical axis due to fluid in the pericardium, as the heart essentially wobbles in the fluid-filled pericardial sac. अब ये इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस जो है इतना याद रखें कि हार्ट के इर्द गिर्द जब फ्लूइड हो तो हार्ट उसमें वॉबल कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी QRS कम्प्लेक्सेस में डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, कभी चीक बनता है, कभी जो है वो लो वोल्टेज बन जाते हैं, बनते तो हैं लेकिन ये उसकी पोजीशन जो है वो उस फ्लूइड में फ्लोट करते हुए डिफरेंट होती है, और उस पर प्रेशर भी होता है कार्डिक टेम्पोनेट की वजह से या फिर जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से। So that leads to an abnormal electrical activity inside the heart, or it alters the electrical activity of the heart, and that leads to QRS complexes that alternate with each other. ठीक है, अब देखें इसमें QRS complexes में यहाँ पे अगर हम इसमें long lead 2 देखें तो देखें कहीं पे QRS complexes heighted हैं, कहीं पे shortened है ना, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, P wave ठीक आ रही है सारा वो, लेकिन जो आर वेव को आप देखें, आर वेव की कहीं पे हाइट जो है वो ज्यादा आ रही है, कहीं पे कम आ रही है, और अल्टरनेटिवली आ रही है। ठीक है, समझ आ रही है आपको? अब देखिए ECG का फायदा देखें कि आपने ECG देखी और ECG देख के आपने कहा कि यार हार्ट में तो इफ्यूजन है, तो आपको कैसे पता लगा? आपको इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस से पता लगा कि QRS कम्प्लेक्सेस जो है वो कहीं पे लॉन्ग लीड 2 में देखें आप, नीचे जो सबसे लीड 2 है इसको हम वो जो रिदम स्ट्रिप जिसको हम बोलते हैं, आप उसमें देखें इजीली आपको वहाँ पे ये हाइट देखें आर वेव्स की, ये क्या कर रही है? अल्टरनेट कर रही है। बाकी मैं आपको कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बनाने वाला, बस इतना समझ लें कि अल्टरनेंस में ECG ऐसे होती है और उसकी रीजन ये हो सकती है। सर इसमें स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो गई है। हाँ, अब हार्ट फ्लोट कर रहा है, वो ऐसी पोजीशन में आ गया कि जहाँ पे उसकी मतलब डिपोलाइजेशन कम होगी तो उसकी कंट्रैक्शन भी फिर कम होगी। और सर ये P wave क्यों इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ वेंट्रिकल्स क्यों?
इफेक्ट होते हैं? तो यूजुअली आपके वेंट्रिकल्स जो है मैकेनिकल प्रेशर उन पे ही ज़्यादा पड़ता है ना। अब जहाँ पे मैकेनिकल प्रेशर होगा, आप किसी वायर के ऊपर पैर रखेंगे, उस पर जोर लगाएंगे, तो डेफिनेटली फिर उसकी कंडक्शन जो होगी वो इफेक्ट होगी। ओके सर। आगे चलें। वी हैव टू पेस अप, क्योंकि ऐसा ना हो कि बीच में रह जाए। वो ज़ैन असलम साहब का भी लेक्चर रह गया था, वो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम पेस अप करते हैं आपको। अच्छा, और जो एक मॉडलिटी जो उन्होंने डिस्कस की है प्री मैच्योर एट्रियल कंट्रैक्शंस की। प्री मैच्योर एट्रियल कंट्रैक्शंस क्या होते हैं कि एट्रिया में कहीं पे भी कोई पेसमेकर, कोई भी एरिया जो है वो पेसमेकर की शक्ल अख्तियार कर लेता है और वो जो है डिस्चार्ज शुरू कर लेता है और एट्रिया जो है उसकी रिदम पे चलना शुरू हो जाते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्री मैच्योर एट्रियल कंट्रैक्शंस। और यूजुअली दिस रेट इज हायर देन द एसए नोड। The premature atrial contractions can arise from any part of the right or left atrium. The P waves morphology depends on the origin but differs from sinus rhythm. अब अगर राइट साइड पे है तो P वेव जो है वो पॉजिटिव बनेगी। अगर ओरिजिन उसका लेफ्ट साइड ऑफ द एट्रिया से है तो फिर P वेव क्या होगी? पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी। बस आपने उसके वेक्टर को देखना है कि उसकी डायरेक्शन कैसी है, वो हार्ट की जो नॉर्मल एक्सिस है उसकी डायरेक्शन में है या उसके ऑपोजिट है। ओके, फ्रीक्वेंट इन नॉर्मल पर्सन्स एंड रेयरली कॉज सिम्पटम्स। दे आर एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी डिजीजेस पर्टिकुलरली इन द प्रेजेंस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि आपके जो एट्रिया हैं वो स्पेशली लेफ्ट जो वो है आपका एट्रियम, वो इफेक्ट होता है, उसकी हाइपरट्रॉफी होती है एंड दैट कैन लीड टू प्रीमैच्योर एट्रियल कंट्रैक्शंस। जी जी सर, ये राइट के केस में पॉजिटिव और लेफ्ट के केस में नेगेटिव क्यों होता है? वो इस वजह से कि देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड पे तो नॉर्मली जो पी वेव बनती है वो राइट साइड पे बनती है, वो हमारे पास पॉजिटिव आती है, ठीक है। अब अगर बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वहां से डिस्चार्ज हो रहा है और वहां से करंट फ्लो कर रहा है तो दैट करंट इज फ्लोइंग अगेंस्ट, नॉर्मली आपका हार्ट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो, जो उसकी डायरेक्शन है राइट से लेफ्ट है ना, जो हमने नॉर्मल एक्सिस पढ़ा है, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। तो कोई भी इसके अगेंस्ट अगर वहां से अब करंट फ्लो हो रहा है राइट से टुवर्ड्स लेफ्ट हो रहा है तो डेफिनेटली फिर पी वेव जो है वो ऑपोजिट बनेगी, ठीक है। अच्छा, ectopic beats that originate outside the SA node, वो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको बताया हुआ है। ये जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं ये सारी इसमें लिखी हुई है। ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, फिर आप इसको पढ़ लें। फिर भी कोई बात समझ नहीं आती यू कैन आस्क मी, ठीक है। मैं ईमेल अपना शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, आप उस पर पूछ सकते हैं। अच्छा, प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस। Early ectopic beats that interrupt the normal rhythm originate from an irritable focus in the ventricular conduction system or muscle tissue। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एट्रिया में होता है, वेंट्रिकल्स में भी कोई इरिटेबल कोई भी एरिया जो है सडनली इट कैन स्टार्ट डिस्चार्जिंग, ठीक है, और वेंट्रिकल्स उसी फिर रिदम में चलना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें आप देखें कहीं कहीं पे आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बिल्कुल डी शेप हुए नजर आ रहे होते हैं, जिसको हम बिजारे बोलते हैं, ठीक है, और वाइड हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है, ये इसके पॉइंट्स है जो कि गाइडलाइन में लिखे हुए हैं। दे आर the ventricular premature beats, they are premature and occur before next normal beat is expected. They are usually wide bizarre in appearance due to their ectopic focus and the course of depolarization is also abnormal. अब टी वेव और क्यूआरएस हमेशा जो होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है ना। अगर क्यूआरएस अगर आर वेव पॉजिटिव है तो टी वेव नेगेटिव होगी। ये वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आर वेव नेगेटिव है तो पी वेव पॉजिटिव आएगी, इनकी डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट होगी। टी वेव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इस देखें सीसीजी में जहां पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होता है, बिजारे बन जाता है, एबनॉर्मल होता है, वहां पे टी वेव उल्टी हो गई है। दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब सर अब रिपोलराइजेशन की डायरेक्शन ही चेंज हो गई क्योंकि टी हाँ टी जो है वो नेगेटिव बिल्कुल वही किस्सा है, वही वेक्टर्स वाला। अब हम उसको वो थ्योरीज पे अप्लाई करेंगे तो उसी के पे ये एक्सप्लेन होगा, ठीक है ना। आई मीन रश, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। The long QT syndrome,
द लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम इज एन इनहेरिटेड एरिथ्मोजेनिक डिजीज। अब इसको मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ, बाकी फिर आप ये पढ़ लीजिएगा। होता क्या है कि QT जो है वो हमें शो कर होता है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी एक्शन पोटेंशियल जो कंप्लीट होता है वेंट्रिकल्स में। QT जो वो है इंटरवल, वो हमें ये शो कर होता है ना। अब ये प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्यों होता है? ड्यू टू सम मिस जीन्स और एबनॉर्मल जीन्स। आपके जो चैनल्स हैं वहाँ पे आयोनिक चैनल्स हैं, कार्डिक जो मायोसाइट्स हैं, वहाँ पे एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से आपका QT सेगमेंट जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। एंड दिस मेक्स योर कार्डिक मसल्स वल्नरेबल टू एरिथमिया। ये क्या करता है? एरिथमिया को वल्नरेबल बना देता है, ठीक है। और कुछ ड्रग्स हैं ऐसे जो कि सर्टेन मेडिसिन्स कैन ट्रिगर लॉन्ग QT सिंड्रोम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजुअली हम एंटीबायोटिक्स और एंटीहिस्टामिन्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटीसाइकोटिक्स ये यूज़ करते हैं। अगर कोई पेशेंट जेनेटिकली हो, उसमें भी अपेरेंटली कोई साइंस ना हो, और आप उसको ये वाली ड्रग्स दे दें, तो दिस विल डिटोरिएट दी कंडीशन, ठीक है। और डायग्नोसिस हम इसकी कैसे करते हैं? डायग्नोसिस हम इसकी ऐसे करते हैं कि हम QT इंटरवल जो है उसको काउंट करते हैं। अगर QT की वैल्यू 440 से ज़्यादा आ जाए इन मेल्स और 460 इन फीमेल्स, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा आ जाए तो वी कॉल इट अ प्रोलॉन्ग QT सिंड्रोम। अब प्रोलॉन्ग QT सिंड्रोम, इसमें ये QTC है, QT इंटरवल नहीं है। इसको QTC क्यों बोला है? किसी को पता है या मैं जल्दी से बता दूं? नहीं पता? सी वेव्स एट्रियल प्रेशर एलिवेशन नहीं, देखो QT इंटरवल होता है एक नॉर्मल, एक नॉर्मल QT इंटरवल होता है, और फिर हम इस QT इंटरवल, ये QTC स्टैंड्स फॉर करेक्टेड QT इंटरवल। QTC स्टैंड्स फॉर करेक्टेड QT इंटरवल, ठीक है। और इसका अपना फार्मूला है जिसमें हम RR वेव जो है उसके रूट लेके उससे इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास करेक्टेड QT इंटरवल आ जाता है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि QTC क्या है, तो दिस इज करेक्टेड QT इंटरवल, ठीक है। और इसकी वैल्यूज ये हैं कि ये 440 इन मेल्स और 460 मिलीसेकंड्स इन फीमेल। अगर इससे ज़्यादा है आपके पास QT इंटरवल, तो यस द पेशेंट इज हैविंग LQTS, लॉन्ग QT सेगमेंट, लॉन्ग QT इंटरवल सिंड्रोम, ठीक है। अब होता क्या है इसमें? देखिए, इसकी हमने जो आपकी गाइडलाइन में है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, वैसे तो इस पर अलग से पूरे यूनिट्स पढ़े हुए हैं QT की, बहुत ही ये टॉपिक बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी गाइडलाइन में जो है वो ये है कि QT इंटरवल जब होता है प्रोलॉन्ग, तो दिस मेक्स योर कार्डिक मायोसाइट्स वल्नरेबल टू एरिथमियास, ठीक है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। अब आप देखें यहाँ पे QT इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो गया, सिंपल। ये ऊपर वाली इसमें देखें, तो वी कॉल इट प्रोलॉन्ग QT। अच्छा, पैरोक्सिस्मल टेकिकार्डिया क्या होता है? पैरोक्सिस्मल टेकिकार्डिया इज अ फॉर्म ऑफ टेकिकार्डिया व्हिच बिगिंस एंड एंड्स इन एन एक्यूट मैनर, ठीक है। और ये एट्रियल पैरोक्सिस्मल टेकिकार्डिया भी हो सकता है और वेंट्रिकुलर पैरोक्सिस्मल टेकिकार्डिया भी हो सकता है, ठीक है। एक्यूटली स्टार्ट हो जाए एट्रिया में, या एक्यूटली वेंट्रिकल्स में स्टार्ट हो जाए। और ये जो टेकिकार्डियाज होते हैं, जैसे कि हमने फ्लटर पढ़ा, और ये फिब्रिलेशन और ये सारा, दे कैन लीड टू एरिथमियास एंड कार्डिक प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब सिंपली हमने मैकेनिज्म्स पढ़ने हैं, मैकेनिज्म्स ऑफ कार्डिक एरिथमिया। 3 मेन मैकेनिज्म्स हैं जो कार्डिक एरिथमिया को करते हैं। नंबर 1 जो है वो अल्टर्ड नॉर्मल ऑटोमिसिटी और एबनॉर्मल ऑटोमिसिटी है। कार्डिक मसल में हमें पता है कि ऑटोमिसिटी जो है वो ऐसे नोड में है, ठीक है, और जो कंडक्टिंग सिस्टम है वहाँ पे है। अब वहाँ पे वो अल्टर हो जाए, या फिर एबनॉर्मली कोई मायोसाइट में ही कोई ऐसे मायोसाइट्स आ जाएं जो कि जिनको ऑटोमिसिटी मिल जाए और वो फिर बीट करना शुरू कर दें, तो दे विल लीड टू एरिथमिया। दूसरा है ट्रिगर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब ट्रिगर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन एंड डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन। इफ़ यू रिमेंबर, जब हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे थे, तो उस वक्त हमने रिफ्रैक्टिव पीरियड पढ़ा था, और रिफ्रैक्टिव पीरियड में हमने उसके 2 सेक्शन पढ़े थे।
हमने एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड पढ़ा था और एक था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड? किसको याद है? सर मुझे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस स्टिमुलस दिया जाए तो फिर उस दौरान हम एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट में बिल्कुल भी नहीं कर वेरी गुड। सकते। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में आ सकते हैं, आपके पास कोई भी स्टिमुलस अगर आ जाए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में, तो दैट कैन लीड टू आफ्टर डीपोलराइजेशन। और ये कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के फेजेस आपको याद होंगे, एक है फेज 0, एक है फेज 1, एक है फेज 2, फेज 3 एंड फाइनली फेज 4। याद है आपको? फेज 0 में जो है वो क्विक ऑनसेट होता है, और फिर फेज 2 में जो है वो प्लेटू बनते हैं आपके, और फेज 3 में फिर रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और फेज 4 में दोबारा से फिर वो तैयारी करता है फेज 0 की तरफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। जो रिलेटिव वो है आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड, वो स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट फेज 2 से फेज 4 तक होता है आपका, ठीक है। सो इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि अर्ली, एक को हम बोलते हैं अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन, ठीक है। तो अर्ली वाला कब होता है? द अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन आर ऑसिलेटरी पोटेंशियल्स दैट अकर ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल प्लेटू फेज, ठीक है, और ड्यूरिंग दी लेट रिपोलराइजेशन फेज 3। इस टाइम पे अगर कोई ट्रिगर आ जाता है और वो स्टिमुलेट कर लेता है, अब ट्रिगर कहाँ से आएंगे, कहाँ से आना है? टॉपिक बीट्स की तरफ से आ सकते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल ऑटोमेसिटी जिन कार्डियक मायोसाइट्स की हो गई उनकी वजह से आ सकते हैं, एंड दैट कैन एक्साइट द कार्डियक मसल्स ड्यूरिंग दीज फेजेस। फेज 2, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, ठीक है, कि अर्ली आफ्टर रिपोलराइजेशन जो है वो फेज 2 और फेज 3 यानी अर्ली लेट रिपोलराइजेशन इस स्टेज पे होते हैं, ठीक है। और जो अच्छा, ये डिफरेंट ड्रग्स हैं, कंडीशंस हैं दैट कैन लीड टू अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन, ठीक है। एसिडोसिस, हाइपोक्सिया, हाइपोकेलेमिया, ये पूरी एक लिस्ट है, इसको आप देख लें, एमसीक्यूज इस पे आ सकते हैं। स्पेशली ये कंडीशंस जो हैं, हाइपोकेलेमिया, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, लो एक्सेसुलर पोटाशियम, लो एक्सेसुलर कैल्शियम, और जितनी भी ये कंडीशंस है ना, ये ऑटोमेसिटी को बढ़ा रही हैं। आप जब इनको सोचेंगे इन पे, तो ये क्या करती हैं, ये एक्साइटेबिलिटी बढ़ा रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, डिलेड आफ्टर रिपोलराइजेशन इज एन ऑसिलेशन इन मेम्ब्रेन वोल्टेज दैट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिपोलराइजेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरिंग फेज 4, ठीक है। तो डिलेड जो है वो फेज 4 में होता है, और वो उसकी भी यही रीजंस हैं कि अगर किसी वजह से हार्ट की एक्साइटेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, तो ड्यूरिंग दिस फेज इट कैन बी एक्साइटेड अर्लियर देन इट्स नॉर्मल अकरेंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, थर्ड जो मैकेनिज्म है वो री एंट्री एक्टिविटी मैकेनिज्म्स का है। इसको बस थोड़ा सा अभी आप सूफी से प्रैक्टिकल लेगा ना, ठीक है। हमने डॉक्टर मरियम से थोड़ा सा टाइम ले लिया है, सो विल फिनिश दिस 2 स्लाइड्स, ठीक है। हम इसको थोड़ा समझ के करते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी द कार्डियक साइकिल बिगिंस इन द एसए नोड एंड कंटिन्यूज टू प्रोपगेट until the entire heart is activated. This impulse dies out when all fibers have been depolarized and are completely refractory, ठीक है। However, if a group of isolated fibers is not activated during the initial wave of depolarization, they can recover excitability in time to be depolarized before the impulse dies out. अब ये है कि नॉर्मली वहाँ से impulse जनरेट हुई और वो सारे कार्डियक मसल्स की तरफ जाती है, जब तक कि वो सारे को एक्साइट ना कर दे उस वक्त तक ये डाई आउट नहीं करता, ठीक है। अब बीच में कुछ ऐसे होते हैं जो कि सोए होते हैं फाइबर्स, उस वक्त वो नहीं हुए होते, डिपोलराइज नहीं होते। क्यों सोए हुए होते हैं? उनकी जो सेंसिटिविटी है या एक्साइटेबिलिटी है वो कम हुई है, वहाँ पे कोई ब्लॉकेज है, वहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो बाद में होते हैं। तो अभी ये वाला सिग्नल खत्म नहीं होता कि वहाँ से फिर एक्साइटेशन शुरू हो जाती है, एंड दिस और ये सर्किट चलने लगता है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, री एंट्री एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? यानी एक ही फ्लो में नहीं होती बल्कि ये दोबारा से री एंटर कर देते अपनी एक्टिविटी। दे मे देन सर्व एज अ लिंक to re-excite areas that were previously depolarized but have already recovered from the initial depolarization. Such a process is commonly denoted as re-entry, re-entrant excitation, circus movement, reciprocal or echo beats, or reciprocating tachycardia.
referring to a repetitive propagation of the wave of activation returning to its site of origin to reactivate that site. तो लोकली एक जगह पे आप यूँ समझ लें कि जैसे वो दरिया बह रहा होता है और उसमें एक भंवर सा आ जाता है, तो इसी तरह से ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लोकली उसी अपने एक सर्किट में घूम रही होती है, स्लोली एक्टिवेट हो जाती है और फिर जो रीपोलराइज हो रहे होते हैं फाइबर्स उनको ये दोबारा से डीपोलराइज करना शुरू कर देती है और वो अपने टाइम से पहले ही उनकी एक्साइटेशन शुरू हो जाती है। एंड दिस साइकिल गोज एंड गोज ऑन। ठीक है, ये नॉर्मली ऐसे नोड से मूवमेंट है उसकी करंट की। ठीक है, और ये जो फसाद है फिर नीचे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, वो वहाँ पे सर्किट्स बनते हैं, ये री एंट्री हो रही होती है एंड फाइनली दिस कम्स डाउन टू द वेंट्रिकल्स। What are prerequisites for re-entry? They include a substrate. Substrate का क्या मतलब है कि the presence of giant myocardial tissue, कोई ऐसा टिश्यू तो होना कि जिसमें एक्टिविटी हो तो और जिसकी प्रॉपर्टीज रेस्ट ऑफ दी कार्डियक मायोसाइट से डिफरेंट हो, मतलब वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुई हो, कोई पैथोलॉजी हुई हो और वो डिफरेंट हो बाकियों से, तो वहाँ पे ये ओरिजिनेट करेंगे। इन एरिया ऑफ ब्लॉक यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन ब्लॉक हो, कंडक्शन होगी तो उसी वेव ऑफ डिपोलराइजेशन में नॉर्मल वाली में ये हो जाएगा, लेकिन अगर स्लोड होगी फिर थोड़ा देर से जागेगा और फिर बाद में शोर मचाना शुरू कर देगा बाय क्रिएटिंग दी री एंट्री सर्किट्स। व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट क्या है? एब्रप्ट stoppage or cessation of effective cardiac pumping activity resulting in end of life। ठीक है, और ये कब होता है? हमने तो आज एरिथमियास पढ़े हैं तो हम तो एरिथमियास पे वो करेंगे कि एरिथमिया में जब इफेक्टिव पंपिंग नहीं होती और आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है तो देन इट लीड्स टू डेथ और इसी को हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ये आपके लर्निंग रिसोर्सेज हैं, यहाँ से आप वो करें। किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो यू कैन थर्ड। ठीक है जी सर, ये एडम सिंड्रोम से आगे आपने जो सिंड्रोम्स पढ़ाए ये सब बहुत डिफिकल्ट है, इनको तो फिर आप कैसे करें? किससे आगे सिंड्रोम? सर एडम सिंड्रोम से आगे जो आपने एक वेंट्रिकल वो मुझे नाम भूल गया, वो जो सारे पढ़ाए हैं सर ये सारे बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अच्छा, इसमें सिंड्रोम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये एडम वाला है, ठीक है, एडम स्टोक्स। दूसरा जो है वो है वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम। ठीक है, वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम जो है वो है एबनॉर्मल कंडक्शन पाथवेज बने होते हैं आपके हार्ट में। ठीक है, ये भी गाइटन में है। तीसरा जो है वो है केराटिड साइनस सिंड्रोम। केराटिड साइनस सिंड्रोम जो